हेलो एवरीवन, दिस इज सुरभि। वेलकम टू स्टडी हैक्स। कैसे हो सब? आई होप आप लोग सब ठीक हैं और अपनी स्टडी को अच्छी तरीके से कवर अप कर रहे हैं। डिस्कशन जो होगा आज का, यानी कि डेली इंपॉर्टेंट न्यूज़ का, वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। 28 जनवरी की जो इम्पोर्टेंट डिस्कशन है वो हम लोग करेंगे, जो आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। तो आइए आज का डिस्कशन हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एक डे से, जिसका नाम है इंटरनेशनल कस्टम डे। इंटरनेशनल कस्टम डे क्या रहता है? जैसे कस्टम ड्यूटी लगाई जाती है, जैसे हम सामान वगैरह रहता है, चीज़ों को, प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट करते हैं, तो एयरपोर्ट के ऊपर जो ड्यूटी लगती है डेट इज़ कस्टम ड्यूटी। ठीक है, उसी से रिलेटेड ये डे जो है वो सेलिब्रेट किया जा रहा है, इंटरनेशनल कस्टम्स डे। तो 26 जनवरी को ये हर साल सेलिब्रेट किया जाता है। इस डे का मेन मोटिव क्या रहता है कि इसको रिकॉग्नाइज जो किया गया, स्पेशली जो कस्टम ऑफिशियल्स है, एजेंसीज है, फोकस देने की यहाँ पे बात की जा रही है, स्पेशली वर्किंग कंडीशंस के ऊपर और क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं उसके ऊपर। इस ईयर इस डे की थीम जो है, 2022 की थीम जो है वो है स्केलिंग अप कस्टम्स डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन बाय एम्बेरसिंग डाटा कल्चर एंड बिल्डिंग अ डाटा इकोसिस्टम। तो ये इस साल की थीम है, तो ये याद रखिएगा। और ये डे जो है ये इंस्टीट्यूट किसके द्वारा किया जाता है? वर्ल्ड कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। अगर वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन की यहाँ पे बात आ ही गई है तो उसके बारे में भी हम पढ़ ही लेते हैं। ठीक है, तो वर्ल्ड कस्टम जो ऑर्गेनाइजेशन है ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। इसके हेडक्वार्टर्स आपको ब्रुसेल्स, बेल्जियम में देखने को मिलेंगे। आज के टाइम में 183 यहाँ पे मेंबर कंट्रीज हैं। सेक्रेटरी जनरल का नाम है क्यूनो मिकोरिया। ठीक है, तो क्यूनो मुकेरिया जो है इसके सेक्रेटरी जनरल हैं। फाउंड इसको 1953 में किया गया था, यानी कि 26 जनवरी को। फॉर्मली इसको क्या बोला जाता था? कस्टम्स कॉर्पोरेशन काउंसिल बोला जाता था। आज के टाइम में इसको वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ऑफिशियल लैंग्वेज इसकी इंग्लिश एंड फ्रेंच है। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इंडियन इन्वायरमेंट सर्विसेज के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो आपको ऑल इंडिया सर्विसेज देखने को मिलती है। इससे रिलेटेड इंडियन इन्वायरमेंट जो सर्विसेज है, इसकी रिकमेंडेशन, यानी कि इसको सेटअप करने के लिए कमेटी का भी गठन किया गया था। ठीक है, तो उस कमेटी के द्वारा कुछ रिकमेंडेशंस भी दी गई थी। ठीक है, तो कमेटी का नाम आप लोगों को याद रखना है, TSR सुब्रमण्यम कमेटी। 2014 में ये कॉन्स्टिट्यूट की गई थी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। तो सुब्रमण्यम कमेटी जो है अगस्त 2014 में सेटअप की गई, रिव्यू करने के लिए कंट्रीज़ की जो ग्रीन लॉ है। ठीक है, इन्वायरमेंट से रिलेटेड लॉज हैं उसको रिव्यू करने के लिए प्रोसीजर जो है ये सारा फॉलोड किया गया मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा। इसके द्वारा सजेस्ट किए गए कि हमें सेवरल अमेंडमेंट्स करने की ज़रूरत है, स्पेशली गवर्नमेंट्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट एजेंडा लेके आने की ज़रूरत है आने वाले टाइम में। और साथ ही साथ अमेंडमेंट्स के साथ साथ जो सजेस्ट किया गया कि ऑलमोस्ट हमें ऑल ग्रीन लॉज जो हैं, इंक्लूडिंग रिलेटेड इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, कोस्टल जोन जो क्लियरनेस है, उसमें भी अमेंडमेंट करने की ज़रूरत है। कमेटी के द्वारा ये भी सजेस्ट किया गया कि जो अनदर कमेटीज़ है इससे रिलेटेड, उसमें जो एक्सपर्ट हैं और एक्सपर्ट वहाँ पे लाने की ज़रूरत है। ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूट करने की ज़रूरत है स्पेशली इन्वायरमेंटल लॉज को। ठीक है, प्रपोज जो किया गया था इस्टेब्लिशमेंट इन्वायरमेंट मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ का एट नेशनल एंड स्टेट लेवल के ऊपर इस कमेटी के द्वारा। और साथ ही साथ ये भी बोला गया कि हमें इस्टेब्लिशमेंट करने की ज़रूरत है, क्या? इंडियन इन्वायरमेंट सर्विसेज। ओके, तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। डिटेल में हम इसके बारे में जान लेते हैं। अभी न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि रिसेंटली ही सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सेंटर को बोला गया है कि अभी हमें इंडियन इन्वायरमेंट सर्विसेज को जो है उसको सेटअप करना चाहिए ऑल इंडिया लेवल पे। ठीक है, तो क्रिएशन जो है इंडियन इन्वायरमेंट सर्विसेज का, ये रिकमेंडेशन दिया गया था इसका क्रिएशन करने के लिए फॉर्मर कैबिनेट सेक्रेटरी, जिनका नाम है TSR सुब्रमण्यम, 2014 में। ठीक है, जो ये स्लाइड मैंने आपको बताई काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर? तो ये हाई लेवल कमेटी थी जो कॉन्स्टिट्यूट की गई 2014 में अंडर चेयरमैनशिप ऑफ सुब्रमण्यम बाय द मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। कमेटी जो है, कमेटी के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था कि रिव्यू जो है स्पेशली इन्वायरमेंटल जो लॉज हैं हमारी कंट्री में, ठीक है, उसको रिव्यू करना। ठीक है, उसके अलावा अगर देखें तो इसी के साथ साथ एक्सपर्ट ग्रुप जो है, ठीक है, पब्लिक एंड क्वाजाई जो गवर्नमेंटल जो सेक्टर्स हैं, उसमें एक्सपर्ट ग्रुप्स को लाने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है आने वाले डेकेड्स में। ठीक है, ताकि जो इन्वायरमेंट का मैटर्स हैं, आज के टाइम में बहुत सारे इश्यूज देखने को मिलते हैं, उसको टैकल किया जा सके। ज़रूरत है हमें कांस्टेंट इन्वायरमेंटल जो डेग्रेडेशन हो रहा है आज के टाइम में। ठीक है, तो उसको कैसे सेटअप करके चलना है, कैसे उसको
सही करना आने वाले टाइम में। इकोलॉजिकल इम्बैलेंस जो देखने को मिल रहा है, स्पेशली क्लाइमेट चेंज का काफ़ी ज़्यादा इशू है, वाटर की जो कमी आ रही है कई रीजन्स में, तो ये ग्रेट चिंता की बात है हमारी कंट्री के लिए। तो इसको कैसे हमने टैकल करना है, इसलिए हमें जो है एक्सपर्ट्स की ज़रूरत है, ताकि वो हमें सजेशंस दे सकें, हम उस पर इम्प्लीमेंट कर सकें। सिटीजन्स जो हैं आज के टाइम में बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंटल इश्यूज फेस कर रहे हैं, जैसे एयर पोल्यूशन हो गया, वाटर पोल्यूशन, प्लास्टिक पोल्यूशन, नॉन एक्स्ट्राडिकेशन, सॉलिड वेस्ट जो है, गार्बेज एंड पोल्यूशन नेचुरल इन्वायरमेंट में, ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही हैं। ठीक है, और भी जो मेजर कारण है इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन के एग्जिस्टिंग सिस्टम में जो देखने को मिल रहा है। ऑब्जर्वेशन की अगर बात करें, जो सुब्रमण्यम कमेटी के द्वारा दी गई थी कि हमें एडमिनिस्ट्रेटिव जो है वो सही तरीके से सेटअप करना है, ताकि जो सेवरल जो सर्वेंट्स हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं, आज के टाइम में इतना टाइम नहीं है उनके पास कि वो अलग से इन्वायरमेंटल जो इश्यूज़ हैं वो टैकल करके चल सके, तो उस पर भी फोकस देने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, ऐसा इनके द्वारा बोला गया। बहुत सारी कमी है स्पेशली ट्रेन पर्सनल्स की, जो इन्वॉल्व हैं एडमिनिस्ट्रेशन में, तो इन्वॉल्व हैं। ठीक है, पॉलिसी फॉर्मेशन, सुपरवाइजिंग करना, इम्प्लीमेंट करना पॉलिसीज़ को स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट में, उसकी कमी यहाँ पे देखने को मिलती है। इंडिया जो है ये स्ट्रॉन्ग इन्वायरमेंटल पॉलिसी, यानी कि हमारी कंट्री के द्वारा इन्वायरमेंटल पॉलिसीज़ जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लाई जाती हैं। ठीक है, लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क भी बहुत सही तरीके से जो पॉलिसी सेटअप की जाती है, बट इम्प्लीमेंटेशन करने की जब बात आती है तब चीज़ें वहाँ पर वीक होती दिखती हैं। ठीक है, इसलिए जो इन्वायरमेंटल कंसर्न है उसकी जगह बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट होती नहीं नज़र आती है। ठीक है, और ना ही इफ़ेक्टिव कोऑर्डिनेशन है स्पेशली वेरियस मिनिस्ट्रीज इंस्टीट्यूशंस रिगार्डिंग इंटीग्रेशन ऑफ गवर्नमेंट इन्वायरमेंटल कंसर्न। ठीक है, तो ये काफ़ी चिंता की बात है, इसलिए आने वाले टाइम में सारी चीज़ें जो हैं वो प्रॉपर लेके चलने की यहाँ पे ज़रूरत है। इसीलिए जो यहाँ पे बात की गई है कि अलग से एक सर्विस होनी चाहिए जिसका नाम है इंडियन इन्वायरमेंटल सर्विसेज, ताकि प्रॉपर वे में जो ब्यूरोक्रेट हैं वो क्या कर सकें, इसके ऊपर फोकस दे सके इन्वायरमेंटल इशू के ऊपर। ठीक है, अगर अब बात करें इंडियन इन्वायरमेंट सर्विस के बारे में, इसको ओवरलैप जो किया गया था, आने वाले टाइम में ओवरलैप कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है ऑल इंडिया सर्विसेज, जिसको इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज के नाम से जानते हैं। इसी के साथ साथ इंडियन इन्वायरमेंट सर्विसेज जो है, ठीक है, आने वाले टाइम में काफ़ी ज़्यादा चैलेंज भी देखने को मिल सकते हैं इसके आगे, स्पेशली जो फेडरल स्ट्रक्चर है उसको। वे फॉरवर्ड की अगर बात करें, जो क्रिएशन हुआ है ऑल इंडिया सर्विसेज में, स्पेशली जो ऑल इंडिया सर्विसेज ऑफिसर्स हैं, ठीक है, जर्नलिस्ट अप्रोच लेके चलने की ज़रूरत है आने वाले टाइम में, स्पेशली जो चैलेंजेस हैं, मोर स्पेशलाइज्ड अप्रोच लाने की ज़रूरत है, आवश्यकता है उसकी। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा चुनौतियां हैं। ठीक है, तो अगर बात करें कि जो ऑर्डर है मेंटेन बैलेंस करने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, स्पेशली इंडियन इन्वायरमेंटल सर्विस अकेडमी जो सेटअप की जाएगी, उसमें ट्रेन ऑफिसर लाए जाएं, ताकि जो इन्वायरमेंटल लॉज हैं, ठीक है, उसमें चेंजेस लाए जाएं और सही तरीके से पॉलिसीज़ जो है वो इम्प्लीमेंट की जाए। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। तो आप लोगों ने कमेटी याद रखनी है, किसके अंडर है ये भी आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। तो यहाँ पे बात की जा रही है ग्रेट निकोबार आइलैंड की। ग्रेट निकोबार आइलैंड जो है, ठीक है, वहाँ पे अभी ये क्यों न्यूज़ में, क्योंकि इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट यहाँ पे निकल के आई। माना जा रहा है कि इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट जो रिपोर्ट निकल के आई है उसमें डाटा जो है वो सही तरीके से मेंशन नहीं किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ग्रेट निकोबार आइलैंड की हम बात कर रहे हैं, इसका पहले हम देख लेते हैं मैप। ठीक है, ये हमारी कंट्री है, यहाँ पे आपको अंडमान निकोबार आइलैंड देखने को मिलेगा, जो हमारी यूनियन टेरिटरी है। ठीक है, बात यहाँ पे की जा रही है ग्रेट निकोबार की। ठीक है, तो ये अंडमान आइलैंड्स हैं, ये नॉर्थ अंडमान है, मिडल है, लोअर है, और यहाँ पे इसकी कैपिटल देखने को मिलेगी पोर्ट ब्लेयर। तो ये कार निकोबार है, ठीक है, निकोबार आइलैंड है। ठीक है, तो लिटिल निकोबार और ये ग्रेट निकोबार, पर्टिकुलरली यहाँ पे ग्रेट निकोबार की यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है, अभी हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं कि यहाँ पे जो इनकरेक्ट और इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन देखने को मिली है, जो सबमिशन किया गया इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट का। इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट आखिर होता क्या है, पहले तो ये जानना ज़रूरी है। ठीक है, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट क्या है, ये एक प्रोसीजर रहता है अगर किसी एरिया में डेवलपमेंट करना है, अगर वो इकोलॉजिकल फ्रेजाइल एरिया है, तो सबसे पहले हमें क्या करनी पड़ती है, परमिशन लेनी पड़ती है। इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट उसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। ठीक है, एक एक्ट के द्वारा इसको क्रिएट किया गया, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट
1986 के तहत, ठीक है। तो ये प्रोसेस रहता है, लाइकली इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट क्या पड़ेगा उस एरिया में अगर हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो उसके रिगार्डिंग ये जो है इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट जो है ये निकल के आती है, ठीक है। तो अर्लियर यहाँ पे बात की गई थी, प्लान लाया गया था सस्टेनेबल एंड होलिस्टिक डेवलपमेंट करना है 680 स्क्वायर किलोमीटर का, जो काफ़ी ज़्यादा फ्रेजाइल एरिया है, स्पेशली लिटिल अंडमान आइलैंड, ठीक है। नीति आयोग के द्वारा भी प्लॉट किया गया कि 72,000 करोड़ जो है वो इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट के लिए लगाए जाएंगे ग्रेट निकोबार आइलैंड में। जो इंक्लूडेड रहेगा उसमें कंस्ट्रक्शन की जाएगी मेगा पोर्ट की, एयरपोर्ट कॉम्प्लेक्स की, टाउनशिप स्प्रेड यहाँ पे ओवर 130 स्क्वायर किलोमीटर का बनाया जाएगा, ठीक है। इशू क्या है, इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट जो निकल के आई है। देखिए, इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट जब रिपोर्ट निकल के आती है तो बहुत ज़्यादा फोकस देना पड़ता है, स्पेशली अर्थ साइंस के ऊपर। लाइफ साइंस क्या रहेगी, उस पर कोई इम्पैक्ट ना पड़े। सोशल जो साइंसेज है, ह्यूमंस, लैंडस्केप, कल्चरल हेरिटेज, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ही सारी चीज़ों को एनालाइज किया जाता है। इनकोरेक्ट और इनकम्प्लीट जो इन्फॉर्मेशन देखने को मिली जिसके कारण प्रोटेस्ट हो रहा है, तो एरिया जो है स्पेशली आइलैंड का वो मैंशन किया गया कि वन प्लेस एज 1045 स्क्वायर किलोमीटर है, वाइल जो 910 स्क्वायर किलोमीटर है ये करंट ऑफिशियल फिगर है अनदर, ठीक है। रिपोर्ट जो यहाँ पे देखने को मिली, गालेथिया जो पोर्ट एरिया है इसको रिकॉर्ड नहीं किया गया है एनी कोरल रीफ, वेयर एज जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा जो स्टडी की गई थी उनके द्वारा बोला गया कि कोरल रीफ जो है ये स्प्रेड है, यानी कि फैला हुआ है 116 हेक्टर्स में गालेथिया बे में, तो इसको रिकोगनाइज इसमें नहीं किया गया। गालेथिया बे जो है ये आइकॉनिक नेस्टिंग सिस्टम है, नेस्टिंग साइट है इंडिया की, जहाँ पे गैंड लेदर बैक जो टर्टल है वो देखने को मिलता है, मैरीन टर्टल। ये वर्ल्ड लार्जेस्ट मैरीन टर्टल है जो यहाँ पे पाया जाता है गैलिथा बे में, ठीक है। तो सर्वे अकॉर्डिंग ये जो है बोर्न आउट बाय सर्वे डन ओवर 3 डेकेड्स, ठीक है। 3 डेकेड्स का यहाँ पे सर्वे किया गया था, ठीक है। अगर इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट के द्वारा बोला गया है कि अनदर जो प्लेस है, यानी कि यहाँ पे जो प्लेस है वहाँ पे कोई भी माइग्रेटरी बर्ड्स जो है रिपोर्ट नहीं किया गया है फ्रॉम ग्रेट निकोबार में, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि आइलैंड में जो लोकेटेड है 2 ग्लोबली सिग्निफिकेंट यहाँ पे बर्ड फ्लाइज देखने को मिलते हैं। मोर अंडर 40 स्पीसीज माइग्रेंट यहाँ पे रिकॉर्ड किए गए ग्रेट निकोबार में, ठीक है। तो ये भी यहाँ पे रिकॉग्नाइज नहीं किया गया। इशू जो रेज किया गया इन्वायरमेंटलिस्ट के द्वारा, प्रोजेक्ट जो है जो इम्प्लीमेंट किया जाएगा, प्रोजेक्ट के तहत सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा यहाँ पे जो टर्टल की जो प्रजाति है, मेगा पॉड नेस्टिंग साइट्स है, कोरल रीफ है, ठीक है। इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट हो सकता है अगर यहाँ पे डेवलपमेंट हुआ तो। मैनी रिजर्व एरियाज़ है जैसे जो डी नोटिफाई किए गए हैं इस प्रोजेक्ट के चलते, इंक्लूडिंग लैंड अंडर ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व है और ट्राइबल रिजर्व्स है, ठीक है। और साथ ही साथ क्लोज टू 81.74% आइलैंड जो है यहाँ पे कवर है विद नेशनल पार्क रिजर्व एंड यहाँ पे फॉरेस्ट पाए जाते हैं, ठीक है। तो डेवलपमेंट के लिए इन सब चीज़ों को काटना भी पड़ेगा, यानी कि जो फॉरेस्ट है वहाँ पे पेड़ काटे जाएंगे डेवलपमेंट के लिए, तो काफ़ी ज़्यादा जो है लॉस हो सकता है बायोडाइवर्सिटी का। प्रोजेक्ट जो है यहाँ पे जो डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ सकता है आने वाले टाइम में, स्पेशली बायोडाइवर्सिटी का, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी के ऊपर। और इंडिजीनियसली जो ओंग ट्राइब है, ओंग ट्राइब जो है ये वन ऑफ द ट्राइब है इंडियाज़ अंडमान आइलैंड की, ठीक है। तो ये आप लोगों को याद रखनी है जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं जो मैंने डिस्कस की हैं इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, तो याद रखिएगा। और साथ ही साथ जो इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट है इसमें स्पेशली क्या किया जाता है कि असेसमेंट जो रिपोर्ट निकल के आती है सबसे पहले स्क्रीनिंग की जाती है, डिटरमाइन किया जाता है प्रोजेक्ट को फुल और पार्शियल इम्पैक्ट अगर पड़ता है असेसमेंट का स्टडी के ऊपर, फिर स्कोपिंग की जाती है, असेसमेंट इवेलुएट किया जाता है, इम्पैक्ट क्या पड़ेंगे डेवलपमेंट अगर किया जाएगा तो, रिपोर्ट किया जाता है इन्वायरमेंट इम्पैक्ट स्टेटमेंट को, ठीक है। तो रिव्यू किया जाता है इस रिपोर्ट को जो निकल के आती है, फिर डिसीजन मेकिंग जो प्रोसीजर है वो देखा जाता है और मोनीटर किया जाता है, स्पेशली जो इन्वायरमेंटल ऑडिटिंग की जाती है यहाँ पे, ठीक है। तो ये कुछ 7 स्टेप्स हैं जो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको। और ये तो आपको बता ही दिया कि कहाँ पे सिचुएटेड है, ये भी आप देख सकते हैं। ये 10 डिग्री चैनल है, ठीक है, लिटिल अंडमान के नीचे आपको 10 डिग्री चैनल देखने को मिलता है, ठीक है। और ये अंडमान और निकोबार को क्या करता है, इसमें डिवाइड करने का काम करता है, ठीक है। तो 10 डिग्री चैनल आप लोगों को याद रखना है कि कहाँ पे सिचुएटेड है, ओके। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में भी हम जान लेते हैं जो मैंने यहाँ पे डिस्कस किया। तो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ये सबॉर्डिनेट ऑर्गेनाइजेशन है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट में। तो इस्टेब्लिश किया गया इसको 1916 में। ये नेशनल सेंटर है, ठीक है, सर्वे करता है ये सारी चीज़ों को।
और साथ ही साथ इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है, कोलकाता में है। और 16 रीजनल स्टेशन इसके देखने को मिलेंगे अलग अलग रीजन में। तो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है इसके डायरेक्टर है डॉक्टर धीरती बैनर्जी, हेडक्वार्टर इसके कोलकाता में है। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। नेक्स्ट बढ़ते हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इंडिया एंड इसराइल के रिलेशन के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। सबसे पहले हम लोकेशन देख लेते हैं इसराइल की। ठीक है, तो ये हमारी कंट्री है, अपनी कंट्री के संदर्भ में देखना है तो यहाँ पे आपको इसराइल देखने को मिलेगा। मेडिटेरियन सी कंट्री यहाँ पे आप देख सकते हैं, और ये है इसराइल। ठीक है, जूम मैप है ये। तो इसराइल की जो कैपिटल है वो है जेरूसलम है। ठीक है, यहाँ पे आपको गोलन हाइट्स देखने को मिलती थी, पहले सीरिया की थी ये, तो यूएसए के द्वारा छीन ली गई सीरिया से, और गोलन हाइट जो है इसराइल को दे दी गई। ठीक है, तो यहाँ पे जॉर्डन है, सीरिया है, इजिप्ट है, और यहाँ पे मेडिटेरियन सी, यहाँ पे लेबनान। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना हो। ये वेस्ट बैंक है जो काफ़ी ज़्यादा ये चर्चा में भी रहा लास्ट ईयर। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे प्रोटेस्ट था और साथ ही साथ यहाँ पे वायलेशन भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला। इंडिया एंड इसराइल रिलेशन की अगर बात करें तो अभी यहाँ पे 30th एनिवर्सरी सेलिब्रेट की गई डिप्लोमेटिक टाइज की, यानी कि डिप्लोमेटिक रिलेशन जो है हमारे इंडिया और इसराइल के साथ उसको 30 ईयर्स हो चुके हैं। और साथ ही साथ एक कोमेमोरेटिव लोगो भी यहाँ पे लॉन्च किया गया। यहाँ पे हमारी कंट्री का जो अशोक स्तंभ है उसको भी यहाँ पे इंक्लूड किया गया, और इसराइल का भी। ठीक है, तो लोगो फीचर अगर देखें तो स्टार ऑफ डेविड है एंड अशोक चक्र यहाँ पे जो है इंक्लूड किया गया। 2 सिंबल्स हैं अलग दोनों कंट्रीज़ के। ठीक है, साथ ही साथ इंडिया जो है ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया गया इसराइल को 1950 में, बट जो हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशन टाइज हुई वो 29 जनवरी 1992 में हुई। ठीक है, यूएसडी 200 मिलियन जो है, ठीक है, 1992, और बाइलेटरल मर्चेंडाइज ट्रेड जो होता है हमारा इसराइल के साथ, ठीक है, स्पेशली डिफेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी ज़्यादा सही है। इसराइल के साथ हमारे रिलेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। इंडिया इस इसराइल 3rd लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है। ठीक है, एशिया का, और 7th लार्जेस्ट ग्लोबली है। ठीक है, इसराइली कंपनी जो है वो हमारी कंट्री में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी करती है, एनर्जी सेक्टर में, रिन्यूएबल एनर्जी में, टेलीकॉम में, रियल इस्टेट, वाटर टेक्नोलॉजी में फोकस करके चलती है, स्पेशली रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर प्रोडक्शन यूनिट हमारे इंडिया में। इंडिया ऑल्सो डायलॉग पार्टनर है विद इसराइल के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेके। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में क्या रहता है, जो चीज़ें हम क्या कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं, उसके ऊपर टैरिफ जो है वो कम लगता है, नाम मात्र लगता है। ठीक है, इंडिया जो है ये लार्जेस्ट बायर है मिलिट्री इक्विपमेंट का फ्रॉम इसराइल। ठीक है, और सेकंड लार्जेस्ट डिफेंस सप्लायर है इंडिया में आफ्टर रशिया। ठीक है, रशिया जो है सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है अपने डिफेंस इक्विपमेंट। ठीक है, इंडियन आर्म फोर्सेस जो है हमारी इंडियन आर्म फोर्सेस के द्वारा बहुत सारे जो वेपन्स हैं वो खरीदे गए ओवर द ईयर्स, और साथ ही साथ जैसे कि पैल्कॉन, अवैकस, ठीक है, एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम, हैरोन हैरोन सर्चर सेकंड, हैरो ड्रोन्स, टू बाक एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम, स्पाइडर क्विक रिएक्शन एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम, ये जो जितने भी हैं मिसाइल सिस्टम ये हमने इसराइल से खरीदे। ठीक है, अगर मई 2021 की बात करें तो 3 ईयर वर्क प्रोग्राम एग्रीमेंट हुआ दोनों कंट्रीज़ के बिटवीन एग्रीकल्चर कॉर्पोरेशन डेवलपमेंट के लिए ये साइन किया गया। और रिसेंटली ही एक्सपर्ट्स जो हैं फ्रॉम इंडिया से और इसराइल से, इनके द्वारा डेलिब्रेट वाइडिंग स्कोप इंडिया इसराइल इंडस्ट्रियल रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन फंड जो है वो क्रिएट किया गया। ये एक गवर्निंग बॉडी मीटिंग थी। ठीक है, इसराइल के द्वारा ऑल्सो ज्वाइन किया गया इंडिया लीड इंटरनेशनल सोलर अलायंस को। अगर वे फॉरवर्ड की बात करें कि टाइज जो है बिटवीन दोनों कंट्रीज़ के बिटवीन काफ़ी फ्लरिश हुई 1992 के बाद, और साथ ही साथ कॉमन स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट भी दोनों के द्वारा लेके चला गया, स्पेशली सिक्योरिटी जो थ्रेट देखने को मिल रहा है उसके ऊपर भी टैकल करने की यहाँ पे कोशिश की गई, और आने वाले टाइम में भी कोशिश करने की ज़रूरत है। इंडिया जो है ऑल्सो टूवर्ड्स इसराइल एंड गवर्नमेंट जो है दोनों के बिटवीन बैलेंस बनाने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि वेस्ट एशिया पॉलिसी जो है हमारी कंट्री इस पॉलिसी के ऊपर वर्क कर रही है। ठीक है, और साथ ही साथ जो अपने नेशनल इंटरेस्ट है उसको भी प्रिमाइज करने की ज़रूरत है, स्पेशली वेस्ट एशिया पॉलिसी को लेके। इंडिया एंड इसराइल जो है इसको ज़रूरत है दोनों कंट्रीज़ को कि वनरेबिलिटी जो है रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट नेबर्स हैं, यानी कि जैसे पाकिस्तान में, ठीक है, इसराइल में आप देख सकते हैं सीरिया, ठीक है, सीरिया जो है नेबर कंट्री, तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे जो है इश्यूज़ देखने को मिलते हैं, और साथ ही साथ ग्लोबल इश्यू से भी टैकल करना है आने वाले टाइम में दोनों कंट्रीज़ को साथ में मिलके, कि क्लाइमेट चेंज पे जो इशू है, वाटर स्कार्सिटी, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन जो हो रहा है, और जो फूड की कमी देखने को मिल रही है। तो आई होप आपको ये आर्टिकल क्लियर हुआ होगा।
इससे रिगार्डिंग कोई भी आपको डाउट होगा तो प्लीज़ अपने डाउट्स को ज़रूर शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे बात की जा रही है साइंटिफिक बर्ड एटलस। तो इंडिया का पहला साइंटिफिक बर्ड एटलस जो है ये अभी बनाया गया केरला गवर्नमेंट के द्वारा। केरला बर्ड एटलस के नाम से भी इसको जाना जा रहा है और ये फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड स्टेट लेवल बर्ड एटलस है हमारे इंडिया में। ये क्रिएट किया गया सॉलिड बेसलाइन डाटा यहाँ पे प्रोवाइड करवाया जाएगा, स्पेशली जो डिस्ट्रीब्यूशन रहता है बर्ड स्पीसीज़ का अक्रॉस द मेजर हैबिटेट। और साथ ही साथ यहाँ पे सिटीजन साइंस जो है, ठीक है, ड्राइवन एक्सरसाइज पार्टिसिपेशन रहा इसमें 1000 वॉलेंट्रीज का बर्ड वॉचिंग जो कम्युनिटी है, ठीक है। तो याद रखिएगा साइंटिफिक बर्ड एटलस जो है केरला गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पे रिलीज़ किया गया और हमारी इंडिया का भी ये फर्स्ट बर्ड एटलस है। अगर बात करें केरला की कैपिटल त्रिवंतरमपुरम है और डिस्ट्रिक्ट इसकी कितनी है, टोटल 14 है। आज के टाइम में गवर्नर जो है आरिफ मोहम्मद खान है, सीएम पिनाराई विजयनन है, ठीक है। यूनिकैमरलिज्म है यहाँ पे, जो आपको देखने को मिलती है कि लेजिस्लेटिव यहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली है। राज्यसभा की 9 सीट्स हैं, लोकसभा की 20 सीट्स हैं, ठीक है। तो रैंक इसका 13th है। तो यहाँ पे आप केरला देख सकते हैं, तमिलनाडु कर्नाटका इसको टच करता है और यहाँ पे आप देख सकते हैं अरेबियन सी और यहाँ पे क्या है लक्षद्वीप हमारी यूनियन टेरिटरी। नेक्स्ट यहाँ पे बात की जा रही है असम वैभव अवार्ड। असम वैभव अवार्ड जो है ये रिसेंटली अभी किसको दिया गया, ये गवर्नमेंट ऑफ असम के द्वारा ये दिया गया इंडस्ट्रियलिस्ट रतन टाटा को और ये हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है असम वैभव जिसको बोलते हैं। असम गवर्नर जगदीश मुखी के द्वारा ये कंफर्म किया गया अवार्ड फॉर्मर चेयरमैन ऑफ टाटा सन्स। असम गवर्नमेंट के द्वारा ऑल्सो कंफर्म किया गया असम वैभव रतन टाटा को ये अवार्ड दिया गया कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्पेशली जो सेटिंग अप किया गया कैंसर ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़ इनकी स्टेट में। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। उसके अलावा हम एक और न्यूज़ देख लेते हैं। एयर इंडिया जो है वो टाटा ग्रुप के पास अभी हैंडओवर कर दी गई है, ठीक है। क्योंकि पहले जो थी एयर इंडिया को जेआरडी टाटा के द्वारा 1962 में इसको बनाया गया था, ठीक है। और साथ ही साथ 1932 में टाटा ग्रुप्स के जो फाउंडर जेआरडी टाटा उनके द्वारा लॉन्च किया गया था फर्स्ट कैरियर टाटा एयरलाइंस, ठीक है। 1947 में एविएशन डिवीज़न हुआ टाटा सन्स ऑफ एयर इंडिया। 1953 में एयर इंडिया को नेशनलाइज किया गया। 1994 में फिर क्या हुआ, प्राइवेटाइज जो प्राइवेट प्लेयर आए उसके द्वारा इंडिया में एयर इंडिया का जो है वो काफ़ी ज़्यादा लॉस देखने को मिला। फिर बाद में 2001 में वाजपेयी गवर्नमेंट के द्वारा जो है 40% स्टेक इसके जो स्टेक्स हैं शेयर होल्डर्स जो रहते हैं, ठीक है, शेयर्स जो रहते हैं उसको बेच दिया गया। 2007 में एयर इंडिया को मर्ज कर दिया गया इंडियन एयरलाइंस के साथ, ठीक है। तो 2018 में मोदी गवर्नमेंट के द्वारा इनवाइट किया गया एक्सपेंशन ऑफ इंटरेस्ट, ऑफर किया गया 76% इसके स्टेक। 2018 में कोई भी इसके जो शेयर्स है वो खरीदने को तैयार नहीं था, ठीक है। तो जनवरी 2020 में गवर्नमेंट के द्वारा फ्लोट किया गया 100%, यानी कि इसको प्राइवेटाइज कर दिया गया। सितंबर 2021 में टाटा ग्रुप स्पाइस जेट प्रमोटर अजय सिंह फाइनेंशियल बिड्स, ठीक है, यानी कि इनके जो प्रमोटर अजय सिंह के द्वारा इसको खरीद लिया गया। और अक्टूबर 8 2021 में टाटा ग्रुप्स के द्वारा बिड जो है वो जीत ली गई। और आज के टाइम में जो एयर इंडिया है वो किसकी है, टाटा ग्रुप्स की है, ठीक है। तो टाटा सन चेयरमैन एन चंद्रशेखरन जो है इंडियन एयर इंडिया ऑफिस के ये चेयरमैन है जो न्यू दिल्ली में है। तो ये इंपॉर्टेंट था ये आप लोगों के लिए, ठीक है। तो एयर इंडिया जो है आज के टाइम में टाटा ग्रुप के अंडर है, ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। सेंट्रल एशिया मीट फॉर्म हुई यहाँ पे अफगान ग्रुप को लेके, स्पेशली जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ है ये हमारी कंट्री पे आने वाली थी रिपब्लिक डे पे, बट कोविड की वजह से यहाँ पे ये आ नहीं पाए। तो अभी यहाँ पे सेंट्रल एशियन मीट देखने को मिली, स्पेशली अफगानिस्तान का जो मुद्दा है, इशू है, उसके ऊपर यहाँ पे बात की गई। नेक्स्ट यहाँ पे बात की जा रही है जो खान सर है, ठीक है, उनके ऊपर एफआईआर कर दी गई है, ठीक है। 100 स्टूडेंट्स जो हैं ये बिहार में प्रोटेस्ट के लिए, स्पेशली जो रेल एग्ज़ाम था, रेलवे का एनटीपीसी का एग्ज़ाम था, उसके लिए यहाँ पे प्रोटेस्ट किया गया, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे बात की जा रही है स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर नॉमिनीज, ठीक है, एसिस, ठीक है, ऑनर ऑफ द हीरोज। यहाँ पे बात की गई है नीरज चोपड़ा को और प्रमोद एंड रवि दहिया को यहाँ पे स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर यहाँ पे घोषित करने की बात की गई है, यहाँ पे नॉमिनीज किए गए हैं इनके, ठीक है। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हैं। अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद।